हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया चैप्टर कंप्लीट चैप्टर सीरीज में। और आज देखने वाले हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को कैसे फास्ट फास्ट रिवाइज किया जा सकता है। तो आज हम लोग सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले इस चैप्टर की। और आई होप सब लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। बेटा इस चैप्टर की सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप खुद से रिवीजन करने में थोड़ा सा भी लैग कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि यार आज मैं खुद से रिवीजन नहीं कर सकता, तो कान में ईयरफोन लगाइए, सामने हम लोगों को देखना शुरू कीजिए और इस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंटरलिंक चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे जितना कम टाइम में जितने अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर करते हुए हम लोग कर लें उतना अच्छा रहेगा। पक्का? तो चलो चैप्टर शुरू करते और देखना शुरू करते इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। इस चैप्टर के अंदर अगर मेजरली डिवाइड करें तो बहुत सारे पार्ट्स जाएंगे, बट अगर मेजरली डिवाइड करें तो बेसिक इस चैप्टर में अपने पास टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सर एक होता है बेसिक टर्म्स, जहां पे हीट वर्क इन सब की बातें की जाएंगी, सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है ये बातें की जाएंगी। फिर आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे हम बात करते हैं जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, इस सब की चीजें। फिर इंट्रोपी आता है और वहीं पे आता है सेकंड लॉ। फिर गिब्स फ्री एनर्जी, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। एंड द लास्ट पार्ट इज थर्मोकेमिस्ट्री। सर इन चारों पार्ट को मिला के मिनिमम एक क्वेश्चन गारंटीड है, मिनिमम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ रिलेट कर दे तो सर मिनिमम आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको अलाउड है। अब ट्राई करो कि सर ये 2 क्वेश्चंस आप इस सीरीज के साथ साथ आप कंप्लीट करते चलो, ठीक है ना। कोशिश ये करो कि सर जितना हो सकता है, बहुत सारे लोग एक क्वेरी है कि सर शॉर्ट नोट्स इसी नोट्स को ले ले। भैया आपकी मर्जी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी रेटिंग खराब लग रही हो, या हो सकता है किसी लोगों को हाँ सर मैं इससे काम चला लूंगा, तो वैसे लोगों को नोट्स अलग से लिखने की जरूरत नहीं। आपको सर आप इसी के नोट्स की पीडीएफ को काम चला सकते हो। या फिर जिन लोगों को लगता है बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस वीडियो को देखते जाओ और साइड बाय साइड अपने नोट्स लिखते जाओ, क्योंकि वो अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स ना बहुत देर तक याद रहता है। इसी कारण हम लोग आपको पीडीएफ शेयर करने की थोड़ी सी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि यार कम से कम किया जाए, सो दैट कि यार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। आप जब खुद से हाथ से लिखते हो ना तो ज्यादा जल्दी आपको याद होता है और ज्यादा जल्दी समझ में आता भी है, ठीक है। तो चैप्टर बड़ा है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स देखना शुरू करते हैं। और बेसिक टर्म्स में पहली चीज जो आती है मेरी लाइफ में वो होता है कि सर ऐसा पिक्चर में एक बना दूं, इसको हम लोग बोल देते हैं यूनिवर्स, जिसके अंदर हम लोग हैं। और यूनिवर्स के लिए सर यहाँ पे कोई ना कोई एक सिस्टम होगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ हम रिएक्शंस कर रहे होंगे या कोई ना कोई चीजें कर रहे होंगे, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सिस्टम। और जो साइड में होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सराउंडिंग, जो इससे इफेक्ट होगा। और इन दोनों के बीच में सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट करने के लिए एक वॉल होती है, और उसी को वॉल बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, बाउंड्री बोल देते हैं। वॉल बोल देते हैं या फिर बाउंड्री बोल देते हैं। वॉल हो सकता है रियल भी हो और कभी कभी इमेजिनरी वॉल्स भी आ जाती हैं आपकी जिंदगी में। रियल वॉल्स भी होती हैं, इमेजिनरी वॉल्स भी होती हैं। सिस्टम क्या है जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, सिस्टम क्या है जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन करते हो। जैसे बेसिक चीज बताता हूं, घर में खाना बन रहा होता है या चाय बना रहे होते हो, तो आप किसको ऑब्जर्व करते हो? आप बगल में नहीं ऑब्जर्व करते, आप किसको देख रहे होते हैं? आप चाय को देख रहे होते हैं कि यार कब उसका वेपर ऊपर आ रहा है, कब नीचे जा रहा है। तो वो क्या हो गया? सिस्टम। और सराउंडिंग क्या है कि सर जो उससे अफेक्ट होगा, अगर प्रेशर कुकर से सीटी बाहर निकलेगी, वेपर प्रेशर वेपर्स निकलेंगे बाहर, तो किसको अफेक्ट करेगा? सराउंडिंग को। तो सिस्टम वो है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, सराउंडिंग कौन है? जो उससे अफेक्ट हो रहा है। और यूनिवर्स क्या है? तो सर इन दोनों को मिला दो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को, तो यही क्या कहलाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्स कह देते हैं। सर सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाएंगे तो यही क्या कहलाएगा? यूनिवर्स। अब वॉल्स और बाउंड्रीज क्या करती हैं? तो ये क्या करते हैं? ये सेपरेट करते हैं। ये सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम कौन करेगा? सर ये वॉल्स और बाउंड्रीज कर रही होती हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को ये सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। फिर किसी ने बोला कि सर सिस्टम कितने टाइप्स का हो सकता है, कैसे कैसा सिस्टम हो सकता है? टाइप्स ऑफ सिस्टम देखें तो मैं सर आपको सीधा सीधा बताना चाहूं, टाइप्स ऑफ सिस्टम अगर मैं बात करूं तो सर 2 टाइप के सिस्टम, अगर मैं बात करूं 2 टाइप कह रहा हूं, 3 टाइप का सिस्टम। एक को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? तो सर ओपन सिस्टम में बात करेंगे ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास का एक्सचेंज अलाउड हो। सर मास अंदर बाहर आप कर सकते हो, और सर एनर्जी भी आप ज्यादा या कम कर सकते हो। जहां मास का सर एक्सचेंज हो सकता है और जहां एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। सर अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम क्या होगा? सर जहां मास का अलाउ नहीं हो, जहां मास अपने पास अलाउड ना हो,
जहां मास अलाउड ना हो, मतलब मैं ऊपर से बंद कर देता हूं उसको, मास का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, लेकिन हाँ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे आप घर पे कर रहे होते हो तो आपको ना, जैसे चाय बनाते टाइम मास एक्सचेंज कर सकते हो, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन अगर सर प्रेशर कुकर में एक बार चावल चढ़ा दिया या दाल हमने रख दिया सर, उसके बाद अब उसके अंदर मास चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एनर्जी को चेंज कर सकते हो। सर ज्यादा हीट दे सकते हो, गैस से ज्यादा आप गैस जला दोगे, कम कर लोगे, ये कर सकते हो। तो क्लोज्ड और ओपन सिस्टम। एंड थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो सर आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मैं बात करूंगा तो सर ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना ही एनर्जी है, ना ही एनर्जी, ना ही हीट, कोई भी चीज नहीं होगी, मतलब ऊपर से भी क्लोज है और साइड से जो वॉल्स हैं वो क्या कर रही हैं, एनर्जी को भी एक्सचेंज नहीं करने देंगी। मतलब इधर ना मास एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगा, ना ही मास एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, ना मास एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो सर सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग ऐसे डिस्टिंक्शन करते हैं। सिस्टम में 3 टाइप का, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। किसने बोला सर ये कैसे मास एक्सचेंज और सिस्टम एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली एनर्जी एक्सचेंज के लिए टाइप्स ऑफ वॉल्स आती, वॉल्स भी 2 टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्स भी 2 टाइप की होती हैं भाई साहब। एक को हम बोल देते हैं कि सर ये क्या है, सर एक क्या है, हीट कंडक्टिंग वॉल्स हैं, जिनके अलोंग आप हीट क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, हीट कंडक्टिंग वॉल्स हैं। और एक क्या हो जाएंगी, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स हो जाएंगी। एक क्या हो जाएंगी, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स हो जाएंगी। एक क्या हो जाएंगी, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स हो जाएंगी। तो एक हीट कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, एक हीट इंसुलेटिंग वॉल्स हो जाएंगे। आप देख लो वॉल और बाउंड्री 2 टाइप का, सर कौन कौन सा? एक कंडक्टर होगा, जैसे यहां पे देखो ना हीट कंडक्टिंग वॉल्स हैं तभी तो एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है, हीट कंडक्टिंग वॉल्स हैं तभी तो एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है। यहां हीट कंडक्टिंग वॉल है तभी तो यहां एनर्जी अलाउड है। लेकिन सर अगर वही देखूं मैं उस साइड वाले में, तो वहां पे कौन सी वॉल्स होंगी, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स को ही एडियाबेटिक वॉल्स भी बोल देते हैं। जो हीट का ट्रांसफर ना करने दे उसी को एडियाबेटिक वॉल्स भी बोल देते हैं। तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गई, चीजें हो गई। अब यहां पे देखोगे तो सिस्टम और सराउंडिंग करने के बाद बेसिक टर्म्स में क्या आता है, तो बेसिक टर्म्स में इसकी बात करूंगा तो मेरे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को अगर देखूं तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स देखता हूं तो सर वो 2 टाइप के आते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स 2 टाइप के आते हैं, एक को बोलते हैं पाथ फंक्शन, एक को बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन, और दूसरा होता है स्टेट फंक्शन। एक होता है पाथ फंक्शन, दूसरा होता है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है, तो सर पाथ फंक्शन क्या है, जो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ। सर वो अलग अलग रास्ते पे अलग अलग वैल्यू निकाल के लाएगा। जैसे आपके लिए फ्रिक्शन, फिजिक्स में फ्रिक्शन यूज करते हैं, फ्रिक्शन किसके लिए यूज करते हैं, हर एक रास्ते का अलग अलग फ्रिक्शन होगा। सिमिलरली सर पाथ फंक्शन क्या है, जो डिपेंड करता है पाथ कैसा है। जैसे हमारे पास 2 पाथ फंक्शन इस चैप्टर में मिलेंगे, हीट और वर्क मिलेगा, ये 2 पाथ फंक्शन होंगे। स्टेट फंक्शन क्या है, तो सर वो है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेट फंक्शन। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस रास्ते से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये क्या देखते हैं, इनिशियली क्या है और फाइनल क्या है। इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, स्टेट फंक्शन। कौन कौन से, तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी आएंगे सर, वो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो, चाहे इंट्रोपी का चेंज हो, चाहे इंथैल्पी का चेंज हो, चाहे गिब्स एनर्जी हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे, पक्का। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ये हो गए। मुझे किसने बोला सर और क्या होगा, तो सर यहां पे 2 टाइप की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम भी 2 टाइप का होता है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम भी 2 टाइप का होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम भी देखेंगे तो सर वो भी 2 टाइप का, एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव, एक को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक को हम लोग बोल देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन मास, ये किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। सर याद रखिएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एडिटिव इन नेचर होती हैं, इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप, इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये वाली क्या होती हैं, नॉन एडिटिव इन नेचर होती हैं सर, ये कभी भी एडिटिव नहीं होंगी, नॉन एडिटिव इन नेचर होंगी, पक्का। तो सर
प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। फिर किसने बोला सर एक्सटेंसिव को, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसको मैं मास से डिवाइड कर दूंगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि सर एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। सर अब आपको सारे के सारे एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखते रहिए, जो मास पे डिपेंड करेगा उसको एक्सटेंसिव, जो मास पे नहीं डिपेंड करेगा उसको क्या बोल देंगे, इंटेंसिव बोल देंगे। तो बस करते रहो। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में देखो, सिस्टम अपने पास टाइप्स आ गए, प्रॉपर्टीज आ गई, ये आ गया। अब आते हैं हम लोग के पास पहली चीज हीट के बारे में। पहला पाथ फंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं और बेसिक टर्म्स में पहला पाथ फंक्शन जिसको हम लोग हीट बोलना चाहते हैं। और हीट क्या है सर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये है क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कहां से कहां मूव करता है, which travels from या which transfers from हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, एक हॉट टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। एक ऐसा एनर्जी है जो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मूव करता है। हीट ट्रांसफर होता है क्यू, ये अपने पास क्यू के बारे में बात करें तो क्यू को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है सर, ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको आप ट्रैप नहीं कर सकते हो। इट इज अ पाथ फंक्शन। ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। इट इज अ पाथ फंक्शन। हर एक रास्ते का अलग अलग क्यू निकालते रहेंगे। मतलब ऐसी हालत है क्यू को देखेंगे तो सर हीट दो टाइप का होगा, हीट दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोल देते हैं सेंसिबल हीट, एक को हम लोग बोल देते हैं सेंसिबल हीट। ये कौन सा हीट है सर, ये वो हीट है। और दूसरा होता है लैटेंट हीट। दूसरा कौन सा होता है, लैटेंट हीट। आप फिजिक्स में भी इसको भी पढ़ोगे, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट। सर ये क्या है सर, इट इज द हीट चेंज, इट इज द हीट चेंज व्हेन आप जब क्या करना चाहते हो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ मैटर इज टेम्परेचर ऑफ अ मैटर इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड। जब आप किसी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो विदाउट चेंजिंग इंक्रीज और डिक्रीज, विदाउट चेंजिंग मैं क्या बोलने वाला, विदाउट चेंजिंग फेज और स्टेट ऑफ मैटर, फेज और स्टेट ऑफ मैटर। उसका कोई मैटर का स्टेट बिना चेंज किए हुए जो आप हीट देते हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसिबल हीट। मतलब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। लैटेंट हीट क्या होता है कि सर इट इज द हीट चेंज व्हेन क्या हो रहा होगा, हीट चेंज व्हेन सर फेज ऑफ अ मैटर या स्टेट ऑफ अ मैटर चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। Phase of a state or matter changes at constant temperature and pressure। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो फेज चेंज करता हो या स्टेट चेंज करता हो उसी को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, लैटेंट हीट बोलने वाले हैं। ध्यान रखना, जनरली बच्चों दिमाग में क्या रहता है कि हीट का मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं, जरूरत नहीं है सर। हीट दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्परेचर चेंज करने वाला हीट, उसको हम लोग बोल देते हैं सेंसिबल हीट, और एक होता है सर सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज करने वाला हीट, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, लैटेंट हीट। सर अब यहाँ पे ना यूनिट डायमेंशन से आप इन दोनों के फॉर्मूले देख सकते हो। सेंसिबल हीट निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं और तीनों फॉर्मूले को मैं एक साथ लिख रहा हूं, देखना अपने पास। सी डेल्टा टी, C is known as heat capacity, C is known as heat capacity, और heat capacity जो होगा इसका यूनिट देखोगे जूल्स पर केल्विन। सर आपको जूल्स में चाहिए सेंसिबल हीट, क्या करो, केल्विन को हटाना है, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो। सर इसी को अगर मैं देखूं तो mc डेल्टा टी, m इज व्हाट, मास, और C जो होता है ये C को हम लोग क्या लिख देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर इसको अपने पास देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट अगर जूल्स पर केजी, सॉरी जूल्स पर केल्विन पर केजी लिखा हुआ है तो सर मास किस में लेना पड़ेगा, मास केजी में लेना पड़ेगा। अगर इसका यूनिट जूल्स पर केल्विन पर ग्राम लिखा हुआ है तो सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ये देख लेना मास को कैसे पुट करना है। सर स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के केस में सर आप देख लो मास को किस में लेना है। और लास्ट वन सर इसी का फॉर्मूला NCM डेल्टा टी, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स,
सीएम इज, सर सीएम किसको बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी को, सीएम किसको बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी को, और मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या होगी, तो सर कुछ नहीं, जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन। सर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, पक्का। तो सर सेंसिबल हीट निकालने के 3 तरीके हैं, या तो आप C इंटू डेल्टा टी कर दो, ये कब यूज करोगे, जब हीट कैपेसिटी दिया होगा, और सर M मास ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कोई बोले कि सर ये सब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो मैंने पढ़ा ही नहीं। भाई ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अभी बस आप यूनिट जान जाओ, इसकी यूनिट क्या होती है, तो सर इसकी यूनिट जूल्स पर केल्विन पर केजी होती है। 1 केजी मास का 1 केल्विन राइज करना है तो उसके लिए कितना जूल्स चाहिए, 1 ग्राम मास का 1 केल्विन राइज करना है तो उसके लिए कितना जूल्स चाहिए। यहां पे सिंपल 1 केल्विन राइज करने के लिए यहां पे पढ़ लो सीधा सीधा, 1 मोल का 1 केल्विन राइज करना है तो उसके लिए कौन सी चाहिए, ये सेंसिबल हीट हो गई। सिमिलरली अगर लैटेंट हीट निकालना है तो यहां पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, लैटेंट हीट एम क्या है, मास है, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये लैटेंट हीट हो जाएगा। सर मास का यूनिट और लैटेंट हीट का यूनिट डिसाइड कर लेना। इस क्वेश्चन में खूब यूनिट्स का गेम खूब आता है। ये जैसे लिखा होगा जूल्स पर ग्राम, तो यहां पे मास किस में लेना है, ग्राम में। अगर यहां लिखा है जूल्स पर केजी, तो यहां मास किस में ले लूंगा, मैं केजी में ले लूंगा। दूसरा सर यहां पे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी हो सकता है। अगर लैटेंट हीट मोल्स जूल्स पर मोल दिया हुआ है तो लैटेंट हीट में ये क्या ले लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो सर लैटेंट हीट का भी 2 फॉर्मूला, सेंसिबल हीट के 3 फॉर्मूलाज मेरे पास पड़े हुए हैं, सेंसिबल हीट के 3 फॉर्मूलाज मेरे पास पड़े हैं। बस यूनिट एंड डायमेंशन का ध्यान रखिएगा। यहां जूल्स पर मोल है तो यहां सर मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां जूल्स पर ग्राम है तो ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, जूल्स पर केजी है तो केजी से मल्टीप्लाई करेंगे। सर याद रखिएगा, सॉलिड से लिक्विड जाते, सॉलिड से लिक्विड जाते और लिक्विड से गैस जाते। सर सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। सर लिक्विड से गैस जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग, वेपराइजेशन। सर अब अपने को वेपराइजेशन, ये कुछ टर्म्स याद रखिएगा। सर इधर से उधर जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो इसको हम लोग बोल देते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन भी बोल देते हैं। और गैस से लिक्विड जाते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन, पक्का। तो ये सब चीजें देख लो अपने पास। सर ये फ्यूजन बोलाता है, ये सॉलिड से लिक्विड आना, लिक्विड से गैस आना, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, अपोजिट वाला। तो सेंसिबल हीट हो चाहे लैटेंट हीट हो, पहला पाथ फंक्शन आपके पास क्लियर है कि सर 2 टाइप का पाथ हो सकता है, सेंसिबल हीट भी हो सकती है, लैटेंट हीट भी हो सकती है। सेंसिबल हीट का मतलब क्या होता है कि सर आप ना टेम्परेचर चेंज करोगे, इसीलिए उसके फॉर्मूले में क्या आया है, डेल्टा टी आया है। जहां टेम्परेचर चेंज होगा वहां डेल्टा टी। देखो लैटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इसीलिए उसके फॉर्मूले में डेल्टा टी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब देख लो, सेंसिबल हीट हो गया, लैटेंट हीट हो गया। अब देखो तो मेरे पास दूसरा वर्क फंक्शन, वर्क सर ये स्टेट फंक्शन क्या आता है, वर्क, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, W से। वर्क क्या है, तो सर इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब क्या हो रहा होगा, अगर वर्क के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या हो जाएगा, तो सर वर्क का फॉर्मूला हो जाता है -P इंटू डेल्टा V, या फिर -P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। कोई पूछेगा सर ये माइनस साइन क्यों लगाते हो, ये माइनस साइन सर इसलिए लगाते हैं टू ओबे, अगर मैं बात करूं तो टू ओबे IUPAC साइन कन्वेंशन। अब IUPAC साइन कन्वेंशन फॉलो करना होता है, इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। माइनस साइन ये आता है, माइनस साइन P डेल्टा V हो जाएगा, ये भी फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा। यहां पे अब जब बात कर रहे हैं, इसका एक वर्क डन का एक और होता है सर एरिया अंडर, इसको हम लोग बोल देते हैं एरिया अंडर PV कर्व। एरिया अंडर PV कर्व को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, एरिया अंडर PV कर्व को भी वर्क डन ही बोलते हैं। सर साइन कन्वेंशन की बात करने जाएंगे, अगर साइन कन्वेंशन देखना शुरू करता हूं मैं, तो साइन कन्वेंशन देखोगे तो सर देख लो अपने पास, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम लिखा है, या फिर हीट, सर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम या हीट गिवन टू सिस्टम लिखा हुआ है, तो सर इस केस में हीट गिवन टू सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम क्या कहलाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सर अगर हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम बोला जाए, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम,
और गिवन आउट बाय सिस्टम, अगर गिवन आउट बाय सिस्टम हो, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम और गिवन आउट बाय सिस्टम हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे। एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सर ये तो हो गया हीट का कन्वेंशन। फिर किसने बोला सर वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, दोनों में फर्क है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सर ये क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। और वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अगर सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो सर ये साइन कन्वेंशन देख लो। सिस्टम पे सीधा याद रखो, हम केमिस्ट्री वाले आईयूपीएसी कन्वेंशन फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हमने हीट लूज किया, एनर्जी जब लूज करते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक लेते हैं। तो ऑब्वियस है जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, जब सिस्टम वर्क करेगा तो ऑब्वियस वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो वर्क का साइन कन्वेंशन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लगाई है। फिजिक्स में ये नेगेटिव मिसिंग है, इसलिए फिजिक्स का वर्क डन थोड़ा अलग आता है, वहां पे पी डेल्टा वी आता है, हम लोग माइनस पी डेल्टा वी लेके चलते हैं और इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। पक्का सर वर्क हो गया, ये अपना क्या है, वर्क भी क्या है, पाथ फंक्शन है। वर्क भी क्या है, पाथ फंक्शन है। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। सर ये ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क में बात करें तो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। सर वर्क में एरिया अंडर पीवी कर्व याद रखिएगा। फिर किसने बोला सर वर्क के बाद बेसिक टर्म्स में एक और नया वर्ड आता है हम लोगों की लाइफ में, एंड दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। बेसिक टर्म्स में एक नया नाम आएगा, यू या फिर ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होती है, तो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो सारे टाइप्स की एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। सारे टाइप की एनर्जी को मिला दो इन द सिस्टम। अगर सिस्टम के अंदर सारे टाइप की एनर्जी मिला दोगे तो उसी को क्या बोलने वाले हैं, इंटरनल एनर्जी। तुम्हें ही पता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकालते हैं सर, ये क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। सर सारे टाइप की एनर्जी, सोचो ना तुम्हारे अंदर कितने टाइप की एनर्जी होगी। तुम्हारे अंदर अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, मेरा लंग्स काम कर रहा है, मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरे ब्लड्स ऊपर नीचे हो रहे। तो सर ये सब कुछ ऐड कैसे निकाल सकता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं। तो सर किसने बोला सर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालोगे तो पढ़ ही क्यों रहे हो। बेटा एक सिंपल चीज बताता हूं, मेरे अंदर कब इंटरनल, तुम्हारे अंदर कब इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा, जब तुम खाना खाओगे और कुछ वर्क करो। थकान तभी हो सकती है ना जब कुछ काम कर रहोगे, खाना खाओगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो तुम्हारे अंदर अगर कोई चेंज बोले तो तुम्हारे अंदर कैसे चेंज हो सकता है, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो तुम हीट से कर सकते हो या फिर वर्क से कर सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर कोई पूछे कि सर डेल्टा यू का चेंज करना है, तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये दो ही टाइप से चेंज हो सकता है। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो ही टाइप से हो सकता है। सर ये कैसे हो सकता है, कैन बी डन बाय, सर या तो आप क्या कीजिए सर, वर्क कर दीजिए, क्या तो आप वर्क कर दीजिए या फिर हीट कर दीजिए, या तो वर्क कर दीजिए या फिर हीट कर दीजिए। इसी के बाद हमारा क्या शुरू हो जाएगा, इसी के बाद हमारा शुरू हो जाएगा अब फर्स्ट लॉ। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात, सर डेल्टा यू ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का डेल्टा यू जो होता है सर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, या मैं बोल सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज पे। लेकिन अगर मैं रियल गैस के बारे में बात करूंगा, डेल्टा ओ यू रियल गैस के बारे में बात करूंगा, तो सर वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम, टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। सर वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। तो आप ना अभी के लिए ये दिमाग में रख लीजिए कि आइडियल गैस के केस में ये हो रहा होगा, आइडियल गैस के केस में ये हो रहा होगा। पक्का, तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो। अब मेरे से किसने बोला सर अब बेसिक टर्म्स कर लिया आपने, वर्क पढ़ लिया, हीट पढ़ लिया, सर आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ ली, तो अब बताओ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले जो चीज आने वाली है, सबसे पहले जो चीज आने वाली है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले चीज आएगी वो क्या आने वाली है, ये देख लो अपने पास। सबसे पहले कौन सा आएगा, तो दैट इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो रहा होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है किसको बात करता है, जिसके बारे में बात कर रहा होता है जीरोथ लॉ। ये सबसे पहली चीज ये किस पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये किस पे बेस्ड होगा, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये किस पे बेस्ड होगा, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पे।
सर लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि सर अगर कोई बोलता है कि दो लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब उनके बीच में सर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ऐसा बोला जाए कि ए एंड बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सर इस केस में टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी होगा। सर अगर कोई बोल दे कि सर ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 0। दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी हो जाएगा। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन वी कैन से, सर जब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, देन वी कैन से दैट सर ए बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्या ही मजाक है, लेकिन हाँ चलो भाई अब आ गया है तो पढ़ लेते। सर मैंने क्या बोला, जीरोथ लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पे। सर इसका मीनिंग क्या होता है, सर जहां भी बोला जाए कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर, ए एंड सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर, और फिर इसका मतलब ये होगा कि बी और सी दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज व्हाट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पक्का यहां तक हो जाएगा। फिर किसने बोला कि एक काम करते, सेकेंड लॉ देखना शुरू करते हैं, फर्स्ट लॉ को देखते हैं। तो अब एक काम करते, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ पे और फर्स्ट लॉ देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सर फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करूं तो सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल सी चीजों पे बेस्ड है कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ conservation of, based on law of conservation of energy, based on law of conservation of energy, सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड होगा, एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ये क्या कहता है, तो ये बोलता है कि सर टोटल, अब सिंपल सी बात है, जहां कंजर्वेशन की बात हुई वहां पे क्या होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर सिस्टम के अंदर जो चेंज होगा, मैथमेटिकली बात करेंगे तो सर इसके अंदर देखो अपने पास मैथमेटिकली बात करना शुरू करेंगे तो सर ये क्या बोलता है कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो दो ही तरीके से हो सकता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और ये सर याद रखिएगा, इसमें साइन कन्वेंशन सर स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। सर सबसे ज्यादा गलती यही होती है, साइन कन्वेंशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सर हिंदी में ही लिख देता हूं, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं तो सर ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत रुला सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीधा सीधा क्या बोलता है कि सर मैं क्या कह रहा हूं, इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा हीट और वर्क डन के थ्रू ही हो सकता है, पक्का दो ही तरीके से हो सकता है। अब इसके अंदर जैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बहुत टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बहुत टाइप के स्टार्ट हो जाते हैं और उसको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। सर ये क्या है प्रोसेसेस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा अपने पास। सर इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी ये देखिए। सबसे पहले जो पढ़ते हैं हम लोग वो पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है सर, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने रिवाइज करवाया था, मैंने बताया भी था आइसोथर्मल क्या होता है, जहां टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0। और फॉर आइडियल गैस सर आपको ही पता है आइडियल गैस के केस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस में सर डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे। तो सर फॉर फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन लगाएंगे, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो यूज करें हम लोग आइडियल गैस के लिए तो क्या होने वाला है, डेल्टा यू इज नथिंग क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, या डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, यही होगा शायद। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू क्या हो गया आपका, 0। ये 0 हुआ तो क्यू की वैल्यू या तो माइनस डब्ल्यू लिख दो या डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिख दो, माइनस क्यू लिख दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बात कर रहा है, यही तो बात कर रहा है।
फिर किसने बोला अरे सर फर्स्ट लॉ, ये क्या होता है याद करो, ये हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम था। पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम है। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम जो होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम के वर्क के बराबर। सर यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जितना वर्क होगा वो सर किस में चला जाएगा, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम हो जाएगा। मतलब एक्चुअली आइसोथर्मल जो प्रोसेस है ना सर, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो है क्या, उसमें ये बोल रहा है कि मेरे अंदर चेंज जीरो कर दो, मेरे अंदर ना क्या करो आप, चेंज जीरो कर दो। चेंज मतलब अरे सर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो कर दो, मतलब मैं अपने अंदर चेंज नहीं करूंगा। अगर मुझे 100 रुपए इधर से मिलेगा तो मैं 100 रुपए सामने वाले को दे दूंगा। जितना आप मेरे ऊपर वर्क करोगे उतना ही मैं हीट रिलीज कर दूंगा, या जितना आप मेरे ऊपर हीट दोगे उतना ही मैं वर्क कर दूंगा। तो ये कौन सी बात करता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के केस में आपको ही पता है जहां प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है। जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है सर वहां पे बॉयल्स लॉ भी लग जाता है, वहां पे बॉयल्स लॉ भी लगा देते हैं हम लोग, बॉयल्स लॉ भी लगा देते हैं। और इसी के कारण जो पीवी कर्व बनता है सर हमेशा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका स्लोप ऑफ आइसोथर्मल निकालना हो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व निकालना हो, आइसोथर्मल का स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व निकालना हो, दैट इज डीपी अपॉन डीवी। डीपी अपॉन डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई वी। आप डिफरेंशिएट करके देखोगे आपको माइनस पी बाई वी। आप सिंपल सा स्लोप याद रखो, माइनस पी बाई वी। सर आइसोथर्मल के केस में हम लोग बार बार ये बॉयल्स लॉ में ही पढ़ा है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। इसके ग्राफ्स पढ़ लिए हैं हम लोगों ने, तो हम सब लोगों को ये चीजें पता है। आइसोथर्मल में आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो, और उसके केस में वर्क और हीट क्या होंगे, बराबर। बस उनका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस का चेंज। सर सेकंड प्रोसेस देखो, तो सेकंड प्रोसेस क्या आता है मेरे पास, सेकंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो सेकंड प्रोसेस क्या आएगा, एंड दैट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है सर, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जहां वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी जीरो, अरे वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां पे वर्क डन जीरो हो जाएगा। सर वर्क डन जीरो आया, जैसे ही वर्क डन जीरो आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है कि सर डेल्टा यू इज नथिंग Q प्लस W। अगर तेरा वर्क डन जीरो हो गया तो सर डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। और ये हीट किस पे है, वॉल्यूम कांस्टेंट पे, तो सर इसको मैं लिख सकता हूं हीट एट, इसको मैं लिख सकता हूं सर QV लिख दूं, और QV क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर याद रखिएगा एक बात, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी का जो चेंज हो सकता है ना सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा यू जो हो सकता है वो इतना ही हो सकता है। और इसी को मैं लिखना चाहूं तो NCV डेल्टा टी भी लिख सकता हूं सर, NCV डेल्टा टी, वेयर CV इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी, वेयर CV इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर देख लो अपने पास सर डेल्टा यू। अब कोई बोले कि सर फॉर 1 मोल, 1 मोल के बारे में बात करते हैं, 1 मोल के लिए सर डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV डेल्टा टी हो जाएगी। और सर इसी को मैं लिखना चाहूंगा डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CV। या फिर इसी को अगर बड़े उसमें लिखना चाहूं तो सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये सब क्या हो जाता है, CV के इक्वल हो जाता है। तो सर ये निकालते रहो। सर आइसोकोरिक प्रोसेस में ये होने वाला है, आइसोकोरिक प्रोसेस में ये होने वाला है। आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट है, डेल्टा V जीरो है, वर्क डन क्या हो गया, माइनस पी डेल्टा V। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो ये हो जाएगा, डेल्टा U क्या हो जाएगा, QV, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। या ये निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं पक्का। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में इवन जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, गे-लुसाक्स लॉ लगाते हैं। सर ये सब चीजें अब फटाफट आप रिलेट कीजिए, बिकॉज अब चैप्टर आपके रिवाइज होते जा रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है वहां प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या P by T इज नथिंग अ कांस्टेंट, P by T इज नथिंग अ कांस्टेंट, P1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by T2। इवन जिन लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं देखा है भाई जाकर रिवीजन करो, देखो उसमें सर हमने ये सब कुछ ग्राफ बनाया हुआ है।
अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में है तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन वही टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है, प्रेशर और टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है, तो सर ये ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, तो ये ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होगा और ये वाली जो वैल्यू होगी वो P0 कहलाएगी और ये जो टेम्परेचर होगा -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये ग्राफ हमने बना रखे हैं पक्का। तो ये सब आइसोकोरिक प्रोसेस में ये हो रहा होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा यू क्या आ गया, QV। सर डेल्टा यू देख लो, सर याद रखना अपने पास डेल्टा यू का वैल्यू क्या आया आइडियल गैस में, देखो ना अपने पास आइडियल गैस में कितना आ गया NCV डेल्टा T। ठीक है, ये ध्यान रखना आप अपने पास। अब देखो मुझे किसने बोला सर तीसरा प्रोसेस बताओ, तीसरा प्रोसेस मैं ले लेता हूं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होने वाला है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होने वाला है, ये ध्यान से सुनना। एडियाबेटिक प्रोसेस को भी अलग से भी डिस्कस करूंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब जहां हीट ट्रांसफर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, Q की वैल्यू जीरो हो जाए। तो सर यहाँ पे फर्स्ट लॉ के बारे में बात करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो के बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, W हो जाएगी। एडियाबेटिक में वर्क डन जो होता है एडियाबेटिक का वो क्या हो जाता है, W हो जाता है पक्का। तो सर वर्क डन एडियाबेटिक का फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं मैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा U, और डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T ऐसे भी लिखा जा सकता है पक्का। सर एडियाबेटिक में एक नई चीज आती है और वो क्या होती है कि सर इन एडियाबेटिक कंडीशंस आपको प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता। इन एडियाबेटिक प्रोसेस सर यहाँ पे एक नई चीज आती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज नथिंग Cp अपॉन CV, या Cp इज नोन as molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant pressure divided by sir molar heat capacity at constant volume, molar at heat capacity at constant volume, ये constant volume पे इतना होगा। तो बस ये चीजें हैं सर। गामा क्या है, Cp अपॉन CV। किसने बोला सर इसको प्रेशर इनटू वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, मतलब एडियाबेटिक कंडीशन में P1 V1 पाई गामा, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कांस्टेंट। गामा की वैल्यू की बात करें तो गामा की वैल्यू होती है सर, याद रखिएगा गामा की वैल्यू जो होगी सर मोनो एटॉमिक गैस में गामा की जो वैल्यू होती है, मोनो एटॉमिक गैस में गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है 5/3 हो जाती है। सर अगर यही डाई एटॉमिक गैस हो गया, अगर ये डाई एटॉमिक गैस आ गया तो डाई एटॉमिक गैस में गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी आ जाती है, 7/5। अगर मैं ट्राई एटॉमिक गैस में आऊं तो यहां पे मुझे दो चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। ट्राई एटॉमिक गैस अगर लीनियर है तो गामा की वैल्यू सेम रहेगी, और अगर वही ट्राई एटॉमिक गैस अगर नॉन लीनियर आ गया, तो सर यहां पे गामा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी सर, 4/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4/3। गामा इज नथिंग Cp अपॉन CV, एक कांस्टेंट है जो हर एक गैस के लिए अलग अलग फ्लक्चुएट करता है। सर किसने बोला PV की पावर गामा कांस्टेंट, मजा नहीं आ रहा, तो सर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, T इंटू V की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप इस इक्वेशन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बस प्रेशर के बदले क्या पुट कर देना, nRT/V। प्रेशर के बदले क्या पुट कर देना, nRT/V। सर अगर किसी को लगता हो नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं लिखना चाहता, तो सर आप ये भी कर सकते हो कि सर वॉल्यूम के बदले आप ये भी लिख दो। सर ये भी आपका एडियाबेटिक कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा पक्का। तो गामा की वैल्यू ऐसे। एडियाबेटिक में क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, डेल्टा U NCV डेल्टा T हो जाता है पक्का। गामा की वैल्यूज होती हैं, ये गामा की वैल्यू Cp और CV अभी निकालेंगे भी आपको अपने पास, जब गामा की वैल्यू Cp और CV की वैल्यूज निकालते हैं वहां से भी आती हैं। अब देखो मुझे किसने बोला सर एडियाबेटिक हो गया, सर अगला प्रोसेस बताइए। तो अगला प्रोसेस क्या होगा, दैट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि सर यहां प्रेशर कांस्टेंट होता है
और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर वाली ही कहानी हमारी हर एक जगह रहती है। जिंदगी में जितने आप रिएक्शंस करते हो ना, उन सब जगह क्या रहता है, प्रेशर ही तो कांस्टेंट रहता है। तो आइसोबारिक मतलब क्या हो गया, प्रेशर क्या रहेगा, वहां कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब यहां कुछ भी जीरो नहीं होने वाला। लेकिन सर यहां पे ना एक चीज निकल के आ जाएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में एक चीज निकल के आएगी, डेल्टा यू इज नथिंग क्यू प्लस डब्ल्यू। सर डेल्टा यू देखना अपने पास, क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिख सकता हूं, वर्क डन का फॉर्मूला। और इसी को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। और ये जो हीट है ये किस पे है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है क्या सर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है क्या। और आपको जिंदगी में हमेशा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही मिलने वाला है। तो इसको आज से हम एक नया नाम दे देंगे, और डेल्टा यू इज प्लस पी डेल्टा वी, इसको हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग आज से एक नया नाम देंगे, दैट इज नोन एज डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी चेंज। इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एंथैल्पी। The enthalpy is nothing, enthalpy is nothing, enthalpy is nothing, delta H is nothing. Heat at constant pressure को ही हम लोग क्या बोलने वाले, heat at constant pressure को ही डेल्टा H बोलने वाले। डेल्टा H को हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीपी डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये क्यूपी के इक्वल होता है। अगेन अगर मैं बात करूं फॉर 1 मोल, अगर मैं फॉर 1 मोल देखूं तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी डेल्टा टी। और सर ध्यान से देखो तो डेल्टा H बाई डेल्टा टी इज नथिंग सीपी, या फिर मैं अगर लिखना चाहूं DH बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर, ये सब कुछ किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, किसके इक्वल आ गया, सीपी के इक्वल। व्हाट इज सीपी, सीपी इज नथिंग, सीपी इज व्हाट, सीपी क्या है, तो सर सीपी किसको बोलते थे, याद करो सीपी किसको बोलते थे सर, मोलर हीट कैपेसिटी। सीपी किसको बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सर एक नया टर्म आ गया मेरे पास, कौन सी, एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग, एंथैल्पी इज नथिंग, एंथैल्पी इज नथिंग। एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, अगर आप एंथैल्पी के बारे में बात करते हो तो एच से डिनोट करते हैं। एच क्या है, तो सर एच कुछ नहीं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, हीट ऑफ अ सिस्टम, हीट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर किसी कांस्टेंट प्रेशर पे आप किसी का हीट मेजर कर रहे हो, उसी को क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री में उसको एंथैल्पी बोल देते हैं। नॉर्मल फिजिक्स में आप उसको हीट बोलिए, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। ऐसा ही क्यों, क्योंकि सर आप जितनी जिंदगी में रिएक्शन करते हो सारे कांस्टेंट प्रेशर पे करते हो, तो जितनी भी एनर्जी आती है, हीट आती है, वो किस पे आती है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसको एक नया नाम दे दिया, एंथैल्पी। एंथैल्पी को मैथमेटिकली देखोगे तो सर आप ऐसे डिफाइन करते हो, U प्लस पीवी, लेकिन आपको ही पता है U की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं। तो सर मैं इसको क्या लिख देता हूं, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा, सर इसको लिख देता हूं डेल्टा PV लिख देता हूं। सर देखना अपने पास एंथैल्पी ऐसे डिफाइंड होता है। सर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P बोल देते हैं हम लोग। सर ये हो जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं मैकेनिकल वर्क है। ये क्या कहलाता है, ये ऐसा वर्क है जो आपको दिखता है, मैकेनिकल वर्क है। और ये क्या हो जाता है, नॉन मैकेनिकल वर्क कहलाता है। सर जिसका कोई इंपॉर्टेंस जनरली होता नहीं है, नॉन मैकेनिकल वर्क हो जाता है। सर जनरली, इन जनरल आपने ऊपर बोला भी है कि प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहता है, इन जनरल प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो सर वी डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाता है। सर अगर कोई चाहे तो सर यहां से भी निकाल सकता है। डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एच का फॉर्मूला एक ये भी याद रखिएगा, डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। सर ये फॉर्मूला भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी मतलब कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का चेंज, तो P2V2 माइनस P1V1। तो डेल्टा एच का ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसने बोला, अच्छा भाई ये भी हो जाएगा। सर डेल्टा एच कुछ है नहीं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कोई बोल रहे, बट हाँ बोलने का स्टाइल बस चेंज कर दिया है। अब एक बात बताओ, फॉर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस के बारे में बात करूंगा तो आइडियल गैस में सर पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। सर P इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। अगर डिफ्रेंशिएट करता हूं, वॉल्यूम का चेंज सबसे ज्यादा किसके अंदर आएगा, इसके अंदर। तो सर फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगी। सर सेम चीज देख लो अपने पास, भरे पड़े हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी के इक्वल। किसके लिए है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस ओनली, फॉर आइडियल गैस ओनली। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइडियल गैस के लिए ही है बस। अब देख लो, डेल्टा एनजी अगर 0 हुआ
तो सर डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा यू के। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगी। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन डेल्टा यू हो जाएगी। बस करते रहो। सर आइडियल गैस के लिए डेल्टा इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो आप, इंथैल्पी चेंज आप आइडियल गैस के लिए निकाल सकते हो, नॉर्मल किसी जगह पे निकालना चाहो निकाल सकते हो। फिर किसने बोला सर एक बात बताओ और कोई प्रोसेस, हमने 4 प्रोसेस कर लिए, इन चारों को कंबाइन करके देखें तो अच्छा एक चीज और, एडियाबेटिक में देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट था, ये कौन सा कंडीशन था, आइसोथर्मल कंडीशन थी, आइसोथर्मल कंडीशन थी। P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ये कौन सी कंडीशन है, ये एडियाबेटिक कंडीशन है। सर एक बात बताऊं आपको, अगर आप सर स्लोप निकालते हो ना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व निकालते हो, आइसोथर्मल का आइसोथर्मल पीवी कर्व, अगर आइसोथर्मल पीवी कर्व निकालते हो तो इसकी वैल्यू आती है माइनस P बाई वी, क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं वही स्लोप निकालने जाऊं, एडियाबेटिक का निकालने जाऊं, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अगर निकालने जाऊं, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक पीवी कर्व का निकालने जाऊं तो सर ये पता है किसके इक्वल आ जाएगा, सर माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, या फिर सर इसी को हम लोग डीपी बाई डीवी, अगर मैं बोलता हूं एडियाबेटिक में तो ये होगा, आइसोथर्मल में ये होगा। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के अंदर देख लो चेंजेस क्या क्या होने वाले। सर दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है, सर स्लोप ऑफ, मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज हायर देन आइसोथर्मल, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा किससे, आइसोथर्मल। अगर ग्राफ कहीं बना हुआ है, पीवी का कर्व कहीं बना हुआ है, ध्यान से देखना, मैं चारों प्रोसेस को कंबाइन कर रहा हूं, चारों प्रोसेस को कंबाइन कर रहा हूं। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। याद रखिएगा सर ये चारों प्रोसेस अगर कंबाइन करके कोई ग्राफ बनाता हूं तो ए बी वाले ग्राफ में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो इसको क्या बोल देंगे, आइसोबारिक प्रेशर। ये क्या होगा, आइसोबारिक प्रेशर। सर ए सी वाले प्रेशर, ए डी को छोड़ दो, ए ई वाले को क्या बोलेंगे, सर ए और ई में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ए सी और ए डी में याद रखना दोनों का ग्राफ सिमिलर टाइप का दिखता है। ए सी जो होगा हमेशा जो ऊपर होता है ना, आइसोथर्मल वही होता है, और नीचे जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे जो होगा वो क्या कहलाएगा, एडियाबेटिक। वो नीचे वाला क्या कहलाएगा, एडियाबेटिक कहलाएगा। ध्यान से देख लो अपने पास, सर ये आइसो, नीचे वाला हमेशा एडियाबेटिक। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज हायर। सर स्लोप किसका ज्यादा निगेटिव है, नीचे वाले का। ग्राफ में जो नीचे रहेगा ना उसका स्लोप हमेशा क्या ले लेना, निगेटिव ले लेना। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे नीचे आ जाएगा। पक्का ये 4 प्रोसेस कंबाइंड फॉर्म में ऐसे दिख रहे होंगे, श्योर हो। अब किसने बोला कि सर एक बात बताओ टाइप्स ऑफ प्रोसेस में और क्या है, भैया और भी हैं, कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जैसे साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जहां से चले वहीं पे आ गए। साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या हो जाएंगे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स क्या हो जाएंगे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर इक्वल, मतलब जहां से चले वहीं पे आ गए। सर पीवी का कर्व देख लो अपने पास, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पीवी का कर्व अगर यहां से चले यहीं पे पहुंच गए, जहां से चले हो यहां से चले हो, सर यहां से चले एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे दिया हो, जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, तो वैसी कंडीशन में सर हमारा जो स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है, डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ पाथ फंक्शन का चेंज हम नहीं बोल सकते कि वो 0 होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टेट फंक्शन का चेंज में भी सर स्टेट फंक्शन को हमेशा ही 0 होगा। पाथ फंक्शन का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सर 5th प्रोसेस जो है वो कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस है। अगर मैं 6th प्रोसेस के बारे में बात करूं तो 6th प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन, या फिर फ्री एक्सपेंशन के बदले मैं बोलना चाहूं तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। और फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में देखोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, 0। एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही 0 हुआ माइनस पी डेल्टा वी, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन 0 हुआ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सर फिर से अगेन डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सर वर्क डन यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो सर ये भी एक प्रोसेस है। सर अगर मैं प्रोसेस में ही बात कर रहा हूं तो अब मेरे पास 2 प्रोसेस और हैं, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसी का जुड़वा भाई जिसको हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखना। रिवर्सिबल मतलब इतना स्लो चलो, इतना स्लो चलो, इतना स्लो चलो कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे कितना आ जाओ, पीछे आ जाओ, मतलब कभी भी किसी
मोमेंट पे आप कहां आ सकते हो, पीछे आ सकते हो, इतना स्लो चलो। मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते, इतना स्लो चलते रहो, स्मॉल स्टेप प्रोसेस को क्या बोलने वाले हैं, रिवर्सिबल। मतलब इसके केस में ऐसा है कि सर इसका मतलब, अब कोई होता है ना मिलीमीटर में मूव कर रहा है, अब मैं ही मूव करना शुरू कर दिया, ऐसे लिखना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा, तो तुम्हें भी क्या लगेगा, अरे यार सर ये तो इतना स्लो लिख रहे, बढ़ा दो यार, स्पीड बढ़ाओ। ऑलरेडी स्पीड ज्यादा है तो अब तुम्हें स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है पक्का, क्योंकि ऑब्वियस है ना भाई, 1 घंटे में चैप्टर खत्म करना है तो स्पीड ऐसी ज्यादा रहेगी। इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप प्रोसेस, ठीक है, इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप प्रोसेस। ये देख अपने पास, इसमें क्या होता है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, इसका ड्राइविंग फोर्स जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इसका जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स हो जाता है। मतलब इनका सर जितना मर्जी बहुत स्लो होता है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इंटरनल प्रेशर हो जाता है। तो रिवर्सिबल में ये कहानी है। ये क्या होता है कि भैया सडन या फिर फास्ट स्टेप प्रोसेस, भाई एक झटके में काम खत्म, ये ना एक झटके में अपने पास काम खत्म कर देगा। यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा होगा, ड्राइविंग फोर्स जो होता है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। मतलब कोई ना कोई एक चीज तो ज्यादा होगी ही होगी। मतलब इस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल्स टू P इंटरनल, ऐसा नहीं होगा, दोनों में कोई ना कोई चीज आएगी। मतलब अगर मान लो मुझे एक्सपेंशन करना है, अगर मुझे एक्सपेंशन करना है, प्रेशर वॉल्यूम ये है, मुझे ना सर एक्सपेंशन करना है, मान लो मेरा ये वॉल्यूम है, ये मेरा V1 वॉल्यूम है, मुझे V2 तक जाना है, तो मेरे पास सर 2 तरीके हैं। मैं इतना छोटे 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 स्टेप्स में आऊं, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में आऊं कि तुम भी भूल जाओ कि अरे सर क्या ही कर रहे हो। एक्सपेंशन तो ये भी बंदा कर रहा है, लेकिन एक बंदा ऐसा भी होगा, एक बंदा ऐसा भी होगा, जैसे इसका प्रेशर P1 ले लेते हैं इनिशियल और इसका प्रेशर ले लेते हैं P2। सर एक बंदा ऐसे भी वर्क करेगा। देखो ये कौन सा है, ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। सर ये कैसा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, साथ साथ प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन सर यहां पे देखना कैसे काम करेगा, इररिवर्सिबल देखो कैसे काम करता है। एक झटके में प्रेशर नीचे और एक झटके में इधर से इधर, एक झटके में प्रेशर नीचे, एक झटके में यहां से यहां। तो सर देख लो ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, इररिवर्सिबल है। सर सब कुछ सडन सडन होना शुरू हो रहा है, सब कुछ सडन सडन होना शुरू हो रहा है। खुद देख लो अपने पास। सर वर्क डन रिवर्सिबल का, अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो वर्क डन रिवर्सिबल ज्यादा होगा, वर्क डन इररिवर्सिबल। सर देख लो ग्राफ से भी दिख रहा है, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया सबसे ज्यादा किसके अंदर है, रिवर्सिबल के अंदर। इसके अंदर तो एरिया वर्क डन 0, क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो एरिया होगा वो इसी के नीचे वाला होगा। तो रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इररिवर्सिबल। तो ये सारे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जाते हैं। फिर मेरे से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद कोई पूछे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में कोई पूछे तो सर यहाँ पे अब 1-2 चीजें और आ जाती हैं। जैसे मैंने बोला कि सर डेल्टा H, हमने लिखा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिखा। तो सर डेल्टा H को क्या लिख सकता हूं, QP, और ये क्या हो जाएगा, QV प्लस P डेल्टा V। सर एक बात बताओ, अगर QP की वैल्यू लिखता हूं तो NCP डेल्टा T और इसको इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T और प्लस P डेल्टा V को क्या लिखूंगा, या फिर ऐसे कर लेता हूं, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए देखना ध्यान से, QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, CP डेल्टा T हो जाएगी। सर QV की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV डेल्टा T हो जाएगी। 1 मोल है तो PV की वैल्यू क्या है, RT हो जाएगी, N की वैल्यू 1। अब सर किसने बोला नहीं सर हमें तो P डेल्टा V चाहिए। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो R तो कांस्टेंट है, तो फिर किस में चेंज आएगा, इसमें आएगा। पुट करके देख लें सर, ये देख लो डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या फिर इसको मैं पुट करना चाहूं तो CP डेल्टा T इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T और प्लस क्या पुट कर दूं, R डेल्टा T। सर डेल्टा T कैंसल, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। सर CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, किसी भी गैस के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। हमने CP बाई CV क्या पढ़ लिया, सर गामा पढ़ा हुआ है। CP बाई CV क्या पढ़ा हुआ है, गामा पढ़ा हुआ है। एक काम कर सकते हैं क्या, CP को लिख सकता हूं गामा टाइम्स CV, पक्का। तो सर एक बात बताओ, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, CP को क्या लिख दूंगा, गामा टाइम्स CV माइनस CV इज इक्वल्स टू R। सर यहां से CV कॉमन ले लीजिए, गामा माइनस 1,
CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन गामा -1 आ जाएगी। CP क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स CV मतलब गामा टाइम्स R अपॉन गामा -1। अब देख लो सबके अलग अलग फॉर्मूलाज निकाल के ला रहे हैं। अगर फिजिक्स के हिसाब से चलोगे तो CP इज नथिंग, CV इज नथिंग, फ्रीडम बाई 2 अपॉन R मतलब F क्या है, F क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। फिजिक्स में यही चीज आपको मिल जाएगी। CP क्या होता है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 डिवाइड बाई 2 इंटू R। सर ये अपने पास सर सिंपल सी बात है, तो गामा की वैल्यू निकालते रहो, हमारे पास ये सब चीजें आ जाएंगी। अच्छा अगर मैं बात करूं फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए आपने कैलकुलेट करा है CP माइनस CV की वैल्यू कितनी आ गई है R। अगर मैं इसी को N मोल के लिए निकालना चाहूं तो याद रखिएगा सर हमेशा राइट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, N टाइम्स क्या कर दीजिएगा, R कर दीजिएगा। CP माइनस CV N टाइम्स R। किसने बोला सर ये सब कुछ किसके लिए है, ये CP माइनस CV क्या है सर, ये किसके बीच का है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। सर ये मोलर हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लिखे तो अगर भैया आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लिख दिया इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखना अपने को चेंजेस क्या आते हैं। अगर आपने इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख दिया तो सर ये देख लो अपने पास स्मॉल v इज नथिंग R बाई मोलर मास, RM इज मोलर मास, M क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। सर CP माइनस CV हमेशा क्या होता है, R के इक्वल होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लिखा, मोलर में नहीं लिखा, स्पेसिफिक में लिखा तो R बाई क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R बाई M करते रहो। तो मेरे पास टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो गए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गए। सर अब अगर मैं सिंपल सी 2 चीजें और निकालनी है मुझे, फिर हम लोग बेसिक फर्स्ट लॉ के खत्म कर रहे होंगे। मेरे पास 2 चीजें और निकालनी है। अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला देखूंगा तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है सर ना, वो क्या होता है, -P डेल्टा V या फिर -V फाइनल -V इनिशियल, ये हमेशा फिक्स्ड है सबके लिए। लेकिन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, थोड़ा ध्यान से देखना। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इसके केस में रिवर्सिबल है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज नथिंग इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। आइसोथर्मल है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होगा। इस केस में वर्कडन जो होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल का, दैट इज -nRT ln V2 बाई V1 ln V2 बाई V1 या फिर -nRT ln P1 बाई P2। किसने बोला सर कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए 2.303 nRT log V2 बाई V1 या फिर कैलकुलेशन करनी है तो 2.303 nRT log P1 बाई P2। किसने बोला सर हीट निकाल दो, हीट आइसोथर्मल रिवर्सिबल में सर कुछ नहीं, माइनस ऑफ वर्क डन का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आपको याद ना आ रहा हो तो फर्स्ट लॉ में जाके देखो, आइसोथर्मल केस में हीट और वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम था, बस साइन चेंज हो जाता था। तो सर अगर इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस आप निकाल रहे हो तो वर्क डन का ये फॉर्मूला आ जाता है। वर्क डन का इन जनरल फॉर्मूला यही है, बस ये 2 केस याद रखिएगा। एक केस ये है, दूसरा केस सर एडियाबेटिक प्रोसेस में आते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है सर, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट 0 है, तो सर हीट 0 है तो डेल्टा U क्या हो गया, Q प्लस W। सर हीट 0 तो डेल्टा U क्या हो गया, वर्क डन एडियाबेटिक। वर्क डन एडियाबेटिक का वैल्यू देखोगे तो सर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U एंड दैट विल बी NCV डेल्टा T। ये तो सर आप पहले ही बता चुके हो भैया, अब नया ट्विस्ट है इसके अंदर। N सर CV की वैल्यू क्या है, गामा -1 T2 माइनस T1, डेल्टा T को ये लिख सकता हूं। तो सर वर्क डन एडियाबेटिक को अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। वर्क डन एडियाबेटिक का सर ये भी फॉर्मूला वैलिड है, ये भी फॉर्मूला वैलिड है। कोई बोले सर आपने P2 V2 कैसे लिख दिया, भैया P2 V2 इज नथिंग nRT2 और P1 V1 इज नथिंग nRT1, P1 V1 इज नथिंग nRT1। तो करते रहो,
बस एडियाबेटिक में हो गया, आइसोथर्मल में हो गया, बस यही दो जगह है जहां पे वर्क डन आपको अलग से कैलकुलेट करना है। इसके अलावा आपको वर्क डन नहीं करना। वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला रहने वाला है, पक्का। अब सर फर्स्ट लॉ हमारा फेल होना शुरू हुआ। फर्स्ट लॉ ने बहुत सारी चीजें बोली कि एनर्जी कंजर्व रहेगा सर हीट और वर्क डन के थ्रू। फिर किसने बोला सर फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है। तो ये बात ना आगे जाके फेल होगी। किस डायरेक्शन में कंजर्व्ड है, कितना, किस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो याद रखना मेरे पास दो टाइप के प्रोसेस और आते हैं। अगर मैं प्रोसेस के बारे में बात करूं तो दो टाइप के प्रोसेस और आ जाएंगे अब हमें सेकंड लॉ से जाने से पहले, और वो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस को हम लोग बोल देते हैं फिजिबल प्रोसेस, फिजिबल प्रोसेस, और इसको बोल देते हैं नॉन फिजिबल प्रोसेस, जो खुद से हो जाए। स्पॉन्टेनियस मतलब कि सर विदाउट दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना ही हो जाए, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स के बिना हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है कि सर ये विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस occurs with the help of this process occurs with the help of occurs with the help of external force, with the help of external force। ये एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत जहां पड़ जाए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, उसी को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। तो एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब तुम केमिस्ट्री में कैसे डिसाइड करोगे कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नहीं है? तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस डिसाइड करने के लिए, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस डिसाइड करने के लिए सर आपके पास दो तरीके हैं। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस डिसाइड करने के लिए डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करती है सर, दो ही प्रोसेस चीजों पे डिपेंड करती है। एक सर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, रैंडमनेस होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होना चाहिए, रैंडमनेस, या फिर आपके अंदर जिंदगी में डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो। और दूसरा क्या होना चाहिए, मिनिमम सर एनर्जी, या फिर मिनिमम एनर्जी अगर है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी बोल देंगे। मैक्सिमम क्या बोल देंगे, स्टेबिलिटी बोल देंगे। तो मिनिमम एनर्जी हो गई और मैक्सिमम क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस, किस पे डिपेंड करेगा, तो ये दो प्रोसेस पे। किसने बोला सर अब ये रैंडमनेस कैसे मेजर करते हो आप? तो रैंडमनेस मेजर करने के लिए हम लोग एक नई चीज लेके आएंगे और वो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कि रैंडमनेस कैसे मेजर होता है। तो सर उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रोपी। इंट्रोपी मतलब सर कुछ नहीं, इंट्रोपी देख लो भाई, इंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स एनर्जी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रोपी की बात करें तो सर इंट्रोपी क्या है, तो सर इट इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है। डिसऑर्डरनेस किसके अंदर ज्यादा होता है या रैंडमनेस किसके अंदर ज्यादा होता है? सर जो बंदा बार बार कूदता रहे, घर में अपना छोटा भाई होता है उसका डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा होता है, या तुम अगर छोटे हो तुम्हारा डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा, कभी इधर कभी उधर, कहीं मार खा रहे कहीं पिटाई खा रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी कूदता रह रहा है, ठीक है। तो वही हालत है। इंट्रोपी मतलब सर इंट्रोपी का अगर कोई ऑर्डर पूछे सॉलिड लिक्विड गैस में, अगर कोई इंट्रोपी पूछे कि सॉलिड लिक्विड गैस में बताइए सर, सॉलिड लिक्विड गैस में बताइए, तो सबसे ज्यादा इंट्रोपी किसकी होगी, सॉलिड लिक्विड गैस में, इसकी ज्यादा होगी। इंट्रोपी सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और इंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर किसने बोला सर इंट्रोपी कैसे निकालोगे? तो इंट्रोपी चेंज जब निकालने जाते हैं, इंट्रोपी चेंज जब निकालने जाते हैं तो हमारे पास आता है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का निकालते हैं तो रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर या फिर डेल्टा एच अपॉन टी आ जाएगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का निकालते हो तो। अगर इररिवर्सिबल का निकालते हो भैया, इररिवर्सिबल का निकालते हो तो ये हमेशा ज्यादा ही होगा सर, इररिवर्सिबल Q बाई टी से या फिर डेल्टा H बाई टी से, ये हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही रहे। सर अगर आप चाहते हो कि इंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालो, अगर आप चाहते हो इंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालो तो सर ये क्या हो जाएगा, Q ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। क्या चाहते हो, सराउंडिंग का निकालना चाहते हो तो सर ये क्या हो जाएगा, Q ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सर अगर टोटल यूनिवर्स का निकालना चाहते हो, यूनिवर्स का निकालना चाहते हो, या फिर मैं डेल्टा एस टोटल बोल दूं, डेल्टा एस टोटल निकालना चाहते हो तो दैट विल बी सिस्टम का इंट्रोपी प्लस सिस्टम प्लस क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का इंट्रोपी। तो सर ऐसे भी निकाल सकते हो।
किसने बोला सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं कहता, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं कहता, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो यही कह रहा होता है कि सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो ये क्या बोलता है कि सर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो सर उसके अंदर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे तो सर डेल्टा एस यूनिवर्स की हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन जीरो। सीधी सी बात है, यूनिवर्स का हमेशा एंट्रोपी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है। मतलब सर टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, याद रखिएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, इन दोनों का ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो ही होगा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पक्का। अब किसने बोला सर निकालेंगे कैसे, तो भैया डेल्टा एस किसी प्रोसेस में निकालना है, डेल्टा एस फॉर अ प्रोसेस, तो आप डिराइव करोगे तो आपके पास डेल्टा एस बताता हूं, डेल्टा एस का वैल्यू जो आता है वो ये आता है NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। सर डेल्टा एस का एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है NCP ln सर T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2 आ जाता है। सर आप डेल्टा एस चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आइसोथर्मल केस है, देखो अपने पास आइसोथर्मल केस है, आइसोथर्मल केस होगा तो आइसोथर्मल केस में सर T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, T1, तो सर डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, NR ln V2 by V1 या फिर NR ln P1 by P2। सर अगर कोई बोले कि सर आइसोबारिक कंडीशन है, आइसोबारिक कंडीशन है, आइसोबारिक मतलब P2 और P1 क्या हो गए, बराबर हो गए, तो सर उसके केस में डेल्टा एस क्या हो जाएगा, NCP ln T2 by T1। किसने बोला सर आइसोकोरिक सॉल्यूशन है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक मतलब V2 इज इक्वल्स टू V1, सर उसके केस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV ln T2 by T1। सर एक सिंपल चीज याद रखिएगा, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस याद रखो अपने पास, फॉर सर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है ना सर, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल याद रखना भाई, डेल्टा एस टोटल ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स की मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का आप जब चेंज करोगे, मेजर करोगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर यही बात इररिवर्सिबल में आ जाए तो इररिवर्सिबल में हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इररिवर्सिबल प्रोसेस में अगर बात करें, इररिवर्सिबल प्रोसेस में तो डेल्टा एस टोटल जो होता है दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सर ये दोनों के दोनों देख लो अपने पास, इररिवर्सिबल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये दोनों के दोनों क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस में कोई बोले कि सर रिवर्सिबल है मतलब उसका टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे। सराउंडिंग और सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सराउंडिंग और सिस्टम का एंट्रोपी निकालते रहो। सर अगर कोई सर एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करूं तो सर सॉलिड से अगर लिक्विड जाते हो, सॉलिड से अगर लिक्विड जाते हो, सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो इधर से इधर एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है। सर अगर लिक्विड से गैस जाते हो अगेन एंट्रोपी क्या हो रही है, सर बढ़ रही है। लेकिन अगर कोई बोल दे उल्टा आओ, गैस से लिक्विड आओ तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। अगर लिक्विड से सॉलिड में आओ तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। एंट्रोपी का चेंज मतलब रैंडमनेस बढ़ना, एंट्रोपी कहीं बढ़ रही है मतलब रैंडमनेस क्या हो रही है, अपनी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, बस ये ध्यान रखना पक्का। तो एंट्रोपी के चेंज में ऐसे निकाल रहे होंगे। डेल्टा एस का फॉर्मूला, डेल्टा एच का फॉर्मूला, ये सारा कुछ अपने पास देख लिया। फिर किसने बोला सर एक बात बताओ, डेल्टा एस निकाल दिया हम लोगों ने, हमने डेल्टा एस निकाल दिया। फिर डेल्टा एस के बारे में बात करें तो डेल्टा एस के आगे अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा एस क्या बता रहा है, रैंडमनेस के बारे में। डेल्टा एस क्या बता रहा है, हमारी रैंडमनेस के बारे में। अच्छा, इसी के ऊपर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि भैया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मो ये बोलता है कि सर अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे चले गए, अगर एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर entropy of perfect solid, perfect crystalline solid, entropy of perfect crystalline solid, perfect crystalline solid, वो क्या होने वाला है, entropy of perfect crystalline solid जीरो। मतलब सर अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें, फॉर ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट मतलब कोई
डिफेक्ट्स नहीं, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें तो इनके केस में सर एंट्रोपी का एक फॉर्मूला आ जाता है, एंट्रोपी एट T डिग्री सेल्सियस केल्विन, एंट्रोपी एट T केल्विन, S और S एट T केल्विन, ये S एट T केल्विन इज नथिंग सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं NCP/LNT सर, NCP/LNT सर, एंट्रोपी एट T केल्विन इज नथिंग NCP/LNT। दैट इज व्हाट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि सर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन है, ओके नहीं है भाई साहब, मैसेज वाला ओके नहीं है, 0 केल्विन है। एट 0 केल्विन परफेक्ट सॉलिड का क्या हो जाएगा, एंट्रोपी 0। और अगर परफेक्ट सॉलिड का निकालने जाते हो तो एंट्रोपी एट T केल्विन क्या हो जाएगा, NCP/LNT। जो लोग परफेक्ट सॉलिड के अलावा, परफेक्ट सॉलिड क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जो क्रिस्टलाइन है अगर एम्फॉर्फस होगा तो उसका वहां 0 नहीं होगा, पक्का। अब किसने बोला सर ये तो हो गया, चलो अब एक चीज बताओ, आपने दो टेंडेंसीज बताई यहाँ पे ना कि स्पॉन्टेनिटी किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है ना। स्पॉन्टेनिटी किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो रैंडमनेस हाई हो तो इसको हम लोग देखेंगे डेल्टा एस के टर्म में, रैंडमनेस किसके टर्म में देखेंगे, डेल्टा एस के टर्म में, और ये किसके टर्म में देखेंगे, डेल्टा एच के टर्म में। तो सर यहाँ पे एक दो चीजें आती हैं मेरे पास, और वो क्या है तो वो देखो अपने पास। मुझे किसने बोला कि सर ये तो आ गया ये, अब किसने बोला सर इन दोनों को एक साथ जोड़ने वाला कौन है, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी, और इसी को हम लोग जी से डिनोट करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, दैट इज द एनर्जी stored in the system, energy stored in the system या energy in the system which can be converted into useful work। जब कभी भी किसी भी टाइम कन्वर्ट किए जा सकते हैं, which can be converted into useful work, कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं यूजफुल वर्क में, कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सर गिब्स एनर्जी क्या, गिब्स एनर्जी कैसे डिफाइन होता है, H माइनस TS। गिब्स एनर्जी देखो इंथैल्पी का फंक्शन ले रहा है, एंट्रोपी का फंक्शन ले रहा है। सर डेल्टा G को डिफाइन करने जाएंगे तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसी को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोल देते हैं। याद रखो ये क्या है, इंथैल्पी का टर्म, ये क्या है, एनर्जी का टर्म, ये क्या है, रैंडमनेस का टर्म। अगर गिब्स एनर्जी के बारे में बात करें, गिब्स एनर्जी को निकालें, सर गिब्स एनर्जी सिस्टम का निकालना चाहते हो तो डेल्टा H सिस्टम लिखोगे, माइनस T सिस्टम का, और ये किसका लिखोगे, सिस्टम का। सर अगर सराउंडिंग का निकालना चाहते हो तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, डेल्टा H सराउंडिंग माइनस T सराउंडिंग माइनस डेल्टा S सराउंडिंग। तुम्हें पता है हमें गिब्स एनर्जी क्यों पढ़ा, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तुम्हें पता है गिब्स एनर्जी जो होता है सिस्टम का जब निकालने जाते हो ना तो दैट इज माइनस T डेल्टा S टोटल आ जाता है, और इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज एंट्रोपी अगर चेक करना है, किसी प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी चेक करना है, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बताओ, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में अगर बात करेंगे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब था सर, जब डेल्टा एस टोटल क्या था, ग्रेटर देन 0 था। डेल्टा एस टोटल क्या था, ग्रेटर देन 0 था। सर डेल्टा जी उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सिस्टम का क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मतलब अगर एंट्रोपी के टर्म से बात करोगे तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग देखना पड़ता है। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वहां पे एंट्रोपी के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग देखना पड़ता है। लेकिन अगर गिब्स एनर्जी देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ किसको देखते हो, सिस्टम को देखते हो। इसीलिए मुझे ये पसंद आता है कि सर अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ गया, अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ गया तो सर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जस्ट अपोजिट सर डेल्टा एस टोटल विल बी लेस देन 0, डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 और डेल्टा जी सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। और अगर दोनों के दोनों 0 हो गए, डेल्टा एस टोटल 0 हो गया और डेल्टा जी सिस्टम भी 0 हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम पे आप हो। सर इसका मतलब आप कहां पे हो, एट इक्विलिब्रियम हो। अब जब इक्विलिब्रियम की बात आ गई है तो इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। सर दो टाइप के गिब्स एनर्जी होती है, एक होता है ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, और एक होती है डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मतलब कि सर गिव्स फ्री एनर्जी कब, एट एसटीपी। मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं गिव्स फ्री एनर्जी एट एसटीपी, गिव्स फ्री एनर्जी एट एसटीपी। सब कुछ जब अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है उन दोनों की। सर यहां देखो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना। सर डेल्टा जी इज नथिंग, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC, where
QC is known as where QC is known as reaction quotient। सर रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं हम लोग, QC को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं। अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा, और नहीं पढ़ चुके हो तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे टाइम के साथ पता चल जाएगा। पक्का। सर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो सर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, -RT, और एट इक्विलिब्रियम QC बिकम्स KC, तो RT ln KC। सर ये फॉर्मूला यूज करना शुरू करते हैं। पक्का। तो इक्विलिब्रियम में देख लो, मैंने क्या बोला, आपको हमेशा सिस्टम देखना है, टोटल तो देखना ही नहीं। एंट्रोपी में टोटल देखना होता है, सिस्टम में गिब्स एनर्जी देखना होता है। अगर गिब्स एनर्जी लेस देन 0 है मतलब ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। अगर गिब्स एनर्जी लेस देन 0 है तो इस प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जहां आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक दो चीजें और बनती हैं जो इसके ऊपर होती हैं कि डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक केस ये बनता है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। सर अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सर ये पूरा का पूरा टर्म, ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये देख लो अपने पास, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस व्हेन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, पूरा टर्म क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब मुझे डेल्टा जी कब चाहिए, डेल्टा जी क्या चाहिए, लेस देन 0। डेल्टा जी लेस देन 0 कब होगा, सर जब क्या हो रहा हो अपने पास, टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाए। और ये कब पॉसिबल होगा, सर ये पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है जब हाई टेम्परेचर होगा, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। सर देख लो अपने पास। सर अगर मैं बात करूं डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा एस लेस देन 0 हो गया, सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पूरा टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। ये ऑलवेज क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि सर आप देखो ना, हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। सर अगर मैं ऐसा ले लूं डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो सर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। आप देखोगे, आप थोड़ा सोचो, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। कैसे, सर ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं क्या चाहूंगा कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहे, ज्यादा रहे। और लास्ट वन, डेल्टा एच की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, डेल्टा एस की वैल्यू, सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू, अच्छा ये पॉजिटिव है ना, तो फिर तो नेगेटिव ही हो गया, तो हमेशा ही होगा। फिर तो इस केस में देखो ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव, ये तो ऑलवेज ही स्पॉन्टेनियस हो गया। ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ही स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी हमेशा ही क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी हमेशा ही लेस देन 0 आ जाएगा। और ये वाले में केस में बात करूं तो सर इस केस में स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो ये सब कंडीशंस होती हैं जहां पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो बस ये देखते रहो। फिर इसके बाद हमारे पास फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, गिब्स एनर्जी, इन सबको करने के बाद अब मेरी जिंदगी में आता है कौन सा, थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बड़ा है, ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस, बहुत सारी चीजें। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जहां बहुत आसान चीजें होंगी। थर्मोकेमिस्ट्री इज नथिंग, अगर आपसे कोई बोले सीधा सा, अगर मैं बात करूं थर्मोकेमिस्ट्री कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको बस याद रखिएगा और उन्हीं को बस फॉलो करना है। थर्मोकेमिस्ट्री में बस कुछ नहीं सर, बेसिक रूल्स हैं। क्या कि सर अगर आप ए से बी जा रहे हो, अगर ए से बी जा रहे हो, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर x है, तो अगर आपने रिएक्शन रिवर्स किया तो रिएक्शन की इंथैल्पी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर रिएक्शन रिवर्स करते हो तो सर साइन क्या हो जाता है, चेंज, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। सर अगर मैं बात करूं a से b जाते हो, अगर डेल्टा h की वैल्यू x है और अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दो, na से nb को मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा h की वैल्यू क्या हो जाएगी, n टाइम्स x। किसने बोला सर डिवाइड कर दो, तो सर ये क्या हो जाएगा, डिवीजन बाई x, डेल्टा h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई n आ जाएगी। तो सर देख लो अपने पास बेसिक रूल्स क्या है कि सर अगर आप रिएक्शन रिवर्स करते हो, तो सर इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज करेगी। अगर रिएक्शन आप मल्टीप्लाई करते हो तो इंथैल्पी मल्टीप्लाई, रिएक्शन डिवाइड करते हो इंथैल्पी डिवाइड। सर यहीं पे एक और रूल आता है, दैट इज नोन एज हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है कि सर अगर आप
ए से डी की रिएक्शन निकालना चाहते हो, इसकी इंथैल्पी निकालना चाहते हो, आपको डायरेक्ट नहीं पता तो ए से बी की पता है, इसकी इंथैल्पी आपको पता है कि इसकी इंथैल्पी x1 है, बी से सी की इंथैल्पी पता है कि इसकी इंथैल्पी क्या है x2 है, सी से डी की इंथैल्पी पता है कि सर इसकी इंथैल्पी क्या है x3 है, तो सर पता है इस डेल्टा H का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डेल्टा H का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इस डेल्टा H को निकालने जाएंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा, इस डेल्टा H का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा। पक्का। तो ये बेसिक रूल्स हैं अपने को जो थर्मोकेमिस्ट्री में फॉलो किए जाते हैं कि रिएक्शंस ऐड करोगे इंथैल्पीज ऐड होंगी, रिएक्शन मल्टीप्लाई करोगे इंथैल्पीज मल्टीप्लाई होंगी, रिएक्शन डिवाइड करोगे इंथैल्पीज डिवाइड होंगी। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक रूल है। फिर क्या बोला जाता है कि थर्मोकेमिस्ट्री में हमेशा डेल्टा एच निकालते हैं। अगर फॉर अ रिएक्शन बात करता हूं, अगर एक रिएक्शन के बारे में बात करता हूं तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच किसी रिएक्शन के बारे में बात करूं तो सर याद रखो सर ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा सर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ क्या लेने वाला हूं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ क्या लेने वाला हूं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपने ही तो बोला है स्टेट फंक्शन में क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर किसी रिएक्शन में फाइनल देखोगे तो फाइनल क्या होता है प्रोडक्ट और इनिशियल क्या होता है रिएक्टेंट। इसका बस एक ही एक्सेप्शन, दो ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज गिवन, बॉन्ड डिसोसिएशन एक्सेप्ट व्हेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड कंबशन एंथैल्पी इज गिवन, एक्सेप्ट व्हेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड कंबशन enthalpy of when bond dissociation enthalpy and combustion enthalpy of every constituent is given, तब हम लोग उल्टा कर देते हैं। देन सर एक ही एक्सेप्शन है इसमें, दो ही लोग हैं उसके केस में, फिर इन केस में रिएक्शन एंथैल्पी जो होती है वो क्या हो जाती है सर, वो हो जाती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन में याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कौन से दो ही कंडीशन में, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और कौन सा कंबशन एंथैल्पी। इन्हीं दो केस में उल्टा चलते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते हैं। पक्का। बाकी सब जगह आंख बंद कर करके लगाओ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सब जगह। अगर कहीं पे डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन भी बोलेगा, अरे रिएक्शन का गिव्स एनर्जी बोलेगा, कुछ नहीं सर प्रोडक्ट की गिव्स एनर्जी, प्रोडक्ट की गिव्स एनर्जी माइनस सर क्या करने वाले हो, रिएक्टेंट की गिव्स एनर्जी निकाल दो। किसने बोला सर एंट्रोपी निकालो, गिव्स रिएक्शन की एंट्रोपी निकालो, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकालो। अरे कुछ नहीं भाई, डेल्टा एस प्रोडक्ट की माइनस क्या कर दो, माइनस गिव्स एनर्जी डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट्स कर दो, तो ये सब चीजें निकाल दो। पक्का। तो गिव्स एनर्जी ऐसे निकालते, एंट्रोपी ऐसे निकालते। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आता है थर्मोकेमिस्ट्री में, भाई कहने को थर्मोकेमिस्ट्री में बस दो चार ही चीजें हैं, यही बेसिक रूल्स हैं, यही बेसिक फॉर्मूलाज है। ये बेसिक रूल्स हो गए और यही बेसिक फॉर्मूलाज है जो हर एक जगह यूज करना है। लेकिन यहां पे इंथैल्पीज बहुत टाइप की होती हैं। जैसे पहला इंथैल्पी जो देखते हैं हम लोग वो कौन सी होती है, फॉर्मेशन इंथैल्पी। फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या है कि किसी को भी बनाना हो, ध्यान से देखना अपने पास, अगर मुझे किसी का भी बनाना हो, याद रखना हमेशा फॉर्मेशन ऑफ वन मोल लेते हैं हम लोग। मतलब जब भी किसी को बनाएंगे उसके एलिमेंट से बनाएंगे और उसका एलिमेंट किस में लेना है, उसके स्टैंडर्ड कंडीशन में। इसको हमेशा फिक्स रखना है, हमेशा याद रखना, रिएक्शन लिखते टाइम वन ही मोल रखना है, उसको कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। तो सर ये हो जाएगा और इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो होगी यही क्या कहलाएगी, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ H2O। क्या किया मैंने, फॉर्मेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, जब एक मोल फॉर्मेशन कर रहे हो और उनके एलिमेंट्स से, किससे, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर क्या मिलेगा, गैस के फॉर्म में। सर कभी भी रिएक्शन लिखना सीखो। अगर मैं तुम्हें देता हूं इथेन, इथेन गैस बताओ, इथेन गैस का फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखो, तो कार्बन का, सर कार्बन का नेचुरल स्टेट क्या है, ग्रेफाइट है। डायमंड मत लिख देना भाई, डायमंड बहुत महंगा मिलता है, वो मत छाप देना। सर ये देख लो अपने पास क्या करेंगे, तो सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ C2H6। फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ C2H6। बस ये उठा करते रहो। फॉर्मेशन इंथैल्पी जब भी लिखोगे आप ऐसे लिख रहे होगे, रिएक्शन लिख लो, बाकी पलटते टाइम, उल्टा करते टाइम, सीधा करते टाइम बताते रहना उसको। पक्का।
ये देख लो, फॉर्मेशन इंथैल्पी के जस्ट बाद कौन आता है, कंबशन इंथैल्पी। याद रखो कंबशन इंथैल्पी भी किसका लेंगे, जब सामने वाले का एक ही मोल हम लोग हीट कर रहे होते, एक ही मोल का कंप्लीटली कंबशन कर रहे होते। मान लो मुझे कंबशन इंथैल्पी ऑफ C4H10 लिखना है, तो सर मेरे पास एक कंडीशन है, आप जिंदगी में चाहे जितना कुछ कर लो, बस ये ध्यान रखना इसका हमेशा एक ही मोल रखना है। रिएक्शन बैलेंस करते टाइम इसको हमेशा एक ही मोल रखना है। तो सर 4 कार्बन हो गया, यहाँ 10 हाइड्रोजन हो गया, 4 2 जा 8 + 5 13/2 हो गया। सर इस रिएक्शन के एंथैल्पी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कंबशन एंथैल्पी ऑफ C4H10। सर कंबशन एंथैल्पी जब भी निकालते हो तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तभी हम लोग कंबशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो सर फॉर्मेशन एंथैल्पी की रिएक्शन लिखने आना चाहिए, कंबशन एंथैल्पी की रिएक्शंस लिखने आने चाहिए। और सर अब यहाँ छोटे छोटे एंथैल्पी होंगे, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज मतलब अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से अगर कोई लिक्विड में जा रहा है और एक एक मोल है, यहाँ पे एक मोल इसका एक मोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो सर यहां पे एंथैल्पी क्या बोल देंगे, फ्यूजन एंथैल्पी बोल देंगे। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड से कहां जा रहा है, सर कोई गैस में जा रहा है और इसका एक मोल अगर लिक्विड, एक मोल गैस में जा रहा है, तो सर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल देते हैं। सर अगर कोई सॉलिड है, डायरेक्ट अपने पास गैस में जा रहा है, सॉलिड अगर एक मोल से डायरेक्टली अगर अपने पास एक मोल गैस में जा रहा है, तो सर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर सब्लिमेशन बोल देते हैं। तो ये देख लो अपने पास एंथैल्पीज डिफरेंट टाइप्स की, बस आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री के बेसिक रूल्स लगाओगे, आंसर आने शुरू हो जाएंगे। सर अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कि सर आप A2 है, A2 गैस में है, इसको तोड़ के रख दो 2A में, तो सर इसके लिए इसको देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही एग्जाम में गिवन होता है। सर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही आपको एग्जाम में गिवन होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही गिवन होगा। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। ये हमेशा क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। इसी का अपोजिट चले जाओ सर, रिएक्शन जैसे ही रिवर्स करोगे, सर रिएक्शन जैसे ही रिवर्स करोगे, बॉन्ड एंथैल्पी, ये क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गया। ये क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो सर ये कर लो अपने पास। तो बॉन्ड एंथैल्पी में ऐसे चल लो, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो मेरे पास क्या आता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन आ जाता है। हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या है कि किसी को एटम्स में कन्वर्ट करने की एंथैल्पी। सर कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन को गैस में कन्वर्ट कर दोगे, सर इसको भी क्या बोलते हैं, इसको एटमाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सर यहां पे एटमाइजेशन एंथैल्पी किसके इक्वल हो गया, सब्लिमेशन एंथैल्पी के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, सब्लिमेशन एंथैल्पी के इक्वल हो गया। सर कोई भी चीज अगर गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए, सर जैसे अपने पास कोई भी चीज है, ब्रोमीन अपने पास लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड से आप ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन एंथैल्पी बोल देंगे। सर अगर O2 गैस है, इसको बस एटम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन एंथैल्पी बोल देंगे। सर थोड़ा फास्ट अपना नोट्स रिवाइज कर लीजिए, चीजों को देखिए, क्वेश्चंस करते जाइए। सर इसके बाद लैटिस एंथैल्पी क्या है, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, Na+ गैस प्लस Cl- गैस, ये जो एंथैल्पी होती है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोल देते हैं। अभी तोड़ने के लिए है तो ये पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है। अगर अपने पास अपोजिट ले लेते, अगर बॉन्ड बन रहा होता, यही सेम अपोजिट रिएक्शन ले लेंगे, तो सर जैसे ही रिएक्शन रिवर्स करते हैं, एंथैल्पी क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करता है। ये भी लैटिस एंथैल्पी ही होता, बट ये सेम वैल्यू के साथ क्या आ जाता, निगेटिव आ जाता, या फिर हम इसको क्या बोल देते, एक्सो बोल देते। पक्का, तो लैटिस एंथैल्पी ये हो जाएगी। फिर किसने बोला हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नथिंग, सॉलिड Na+ गैस है, अगर इसको पानी में डाल दो, Na+ एक्वस में कन्वर्ट हो जाए, जब पानी में डिसॉल्व होगा, पानी के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है, बिकॉज बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो अपने पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब NaCl सॉलिड है,
पहले आपने इसको तोड़ा, किसमें कन्वर्ट किया, Na प्लस गैस में प्लस Cl माइनस गैस में। सर इसको कौन सी इंथैल्पी बोलते हैं आप, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। फिर किसने बोला नहीं सर पानी में डाल दीजिए, पानी में एक्वस में डाल दीजिए, तो सोडियम प्लस एक्वस में चला गया और Cl माइनस एक्वस में चला गया। सर इसको कौन सी इंथैल्पी बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं। और इन दोनों को आप ध्यान से देखो तो NaCl को पानी में डालने के बाद क्या हो रहा है, इसी इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन इंथैल्पी बोल देते हैं। इसी इंथैल्पी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इंथैल्पी। सॉल्यूशन इंथैल्पी इज नथिंग लैटिस प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी का सम कर दो, यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन इंथैल्पी कहलाएगा। फिर देखो अपने पास, मेरे पास आता है हीट ऑफ आयनाइजेशन। कोई वीक अमाउंट है, कोई वीक एसिड है, अगर उसको आयनाइज करने में देखूंगा, अगर इसको आयनाइज करने जाऊंगा तो इसके लिए जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, कोई भी वीक एसिड है इसको आयनाइज करने जाऊंगा तो इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, उसी को क्या बोलने वाला हूं कि सर ये आयनाइजेशन इंथैल्पी है। तो हीट ऑफ आयनाइजेशन इज व्हाट, कंप्लीटली डिसोसिएट करने में जो एनर्जी दूंगा उसी को क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी। फिर मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर सर 1 मोल H+ कहां से आएगा, एसिड से आएगा, एसिड H+ देगा। 1 मोल H+ और 1 मोल OH-, ये सर बेस से आएगा। एसिड प्लस बेस अगर न्यूट्रलाइज होंगे, वाटर बनाएंगे, तो सर इसकी न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी, 1 मोल की न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी कितनी है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, 1 मोल वाटर की, या फिर -57.27 किलो जूल्स पर मोल। सर 1 मोल की इतनी, 10 मोल होगा मल्टीप्लाई कर दो, 4 मोल्स होगा मल्टीप्लाई कर दो। सर याद रखना ये कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड या वीक बेस के केस में, वीक एसिड या वीक बेस के केस में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिक्रीज करता है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कम होता है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज सम पार्ट ऑफ एनर्जी कहां चला जाता है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन आयनाइजेशन ऑफ वीकर एसिड और वीकर बेस, आयनाइजेशन ऑफ वीकर एसिड और वीकर बेस, वीकर एसिड और वीकर बेस। तो ये याद रखिएगा। सर लास्ट आयनाइजेशन दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, तो सर अगर मान लो जैसे मैंने HCl को 25 मोल में डाला, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बेटा एनसीईआरटी में इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में लोग ध्यान नहीं देते। इंथैल्पी में देखो थोड़ा सा पानी डाला इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, थोड़ा ज्यादा डाला तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मतलब आपने डाइल्यूट किया, 25 से 40 किया, पानी ज्यादा डाला तो एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, तो सर वो एनर्जी का चेंज देख लीजिए। सर वो कितना हो जाएगा, 72.79, सॉरी ये उल्टा कर दें, -7, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, -72. सर इसको करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.76 किलो जूल्स पर मोल आएगा। और यही इंथैल्पी क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। मतलब जब डाइल्यूट करते हो तो थोड़ी सी एनर्जी लूज होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन होगी, और इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इवन इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर एक एनसीईआरटी में लाइन है, ये ध्यान रखिएगा यार, कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत ना हो। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन के ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। बाकी पूरी की पूरी थर्मोकेमिस्ट्री आपके लिए यही है। थर्मोकेमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, किस तरह की चीजें देख सकते हैं, वो सारी बातें हमने कर रखी हैं। अलग अलग एंथैल्पीज को लिखना है, उसके टैब, जैसे फॉर्मेशन के लिए 1 मोल का कॉन्सेप्ट है सर अपने पास, कंबशन के लिए भी 1 मोल का कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड एंथैल्पी में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। बाकी अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी दिया जाता है तो उसके केस में भी एनर्जी रिलेटेड निकालना है पक्का। तो ये सारा कुछ आप करके आप सब कुछ अपने पास, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर इस रिवीजन सीरीज के बाद क्या करें। भैया आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उसको अपने नोट से या पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से क्वेश्चंस कीजिए, जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये पूरा का पूरा लेक्चर्स ये जितने भी हो रहे हैं, ये सारे के सारे सर लास्ट मोमेंट पे भी होता है ना कि जब एग्जाम पास आएगा तो भी आप इसको दोबारा देख सकते हो। रीजन कि यहाँ पे बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको कुछ लगेगा कि हाँ कुछ छूट नहीं रहा मेरा, मैंने सब कुछ ही रिवाइज कर लिया हुआ है। तो इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। ये वीडियोस बेटा आपको अभी से लेके आपके एग्जाम हॉल तक आपके पास रहेंगी और आप इसको जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। किसी को लगता हो कि भैया मैं कान में ईयरफोन लगा के अपना पढ़ाई कर लूँ, मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लूँ, यस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। 1 घंटे आई थिंक
90 मिनट्स में हम लोग ये पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं पक्का। हाँ, क्वेश्चंस अलग से करने हैं, प्रीवियस ईयर कीजिए, मॉड्यूल से क्वेश्चंस कीजिए, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल, पीडब्ल्यू के बहुत सारी अपने पास डीपीपीज आपके पास हैं, उन सब से भी क्वेश्चंस उठा कर सकते हो। तो पक्का, तो अब हमारा थर्मोडायनामिक्स फिनिश हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स के साथ थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।